देखो कल हमने पढ़ लिया था 36 तक, 35 तक क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, आज ये हमारी शीट पूरी कर हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, तो 55% कितना होता है? 55/100, 11 पंजे 55 और 20। मतलब अगर टोटल 20 है, ठीक है, अगर टोटल 20 मतलब उसमें टोटल मतदाता अगर 20 हैं, तो 11 उसमें से क्या है? उसमें पुरुष हैं कितने? 11। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो मेल हैं वो है कितने? 1100। 1100 मैंने इसलिए मान लिया कि 100% आगे मतलब आसानी से कट जाएगा, तो हमारा सही सही आंसर आ जाएगा। तो मैंने 1100 मान लिया। अगर मेल 1100 है तो फीमेल कितनी होंगी? फीमेल होंगी 900, क्योंकि टोटल कितने हैं? अगर ये मेल 11 है तो फीमेल कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। अगर ये 1100 है तो फीमेल 900 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोलता है? यदि 40% पुरुष है, यदि 40% पुरुष निरक्षर है मतलब अनपढ़ है, तो क्या होंगे इसमें से 40%? इसमें से 1100 पुरुष टोटल है, उसमें से 40% निरक्षर है। ठीक है, तो मतलब पढ़े लिखे कितने होंगे? राष्ट्र में इसने साक्षर पूछा ना, साक्षर, साक्षरों के बारे में पूछा तो 60% होंगे। 60% होंगे नहीं होंगे? ठीक है, तो 1100 का 60% कितना होता है? 660। 660। ठीक है, अब क्या बोलता है? और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो महिलाएं 40% कितनी होंगी? 900 की 40% कितनी हो जाएंगी? 300। ओ, महिलाएं साक्षर हैं, 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में तो निरक्षर कितनी होंगी? 60% होंगी नहीं होंगी? निरक्षर तो 60% होंगी ना। तो 6 नीम 54, तो 540। 540 जो है वो महिलाएं निरक्षक हैं, ये तो साक्षर हैं मेल, और निरक्षर के जो महिलाएं हैं वो है 540। अब क्वेश्चन में पूछा है कि निरक्षक महिलाओं की तुलना में साक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो ये कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले इसमें डिफरेंस कितना है? 120 का। और पूछा है निरक्षक महिलाओं की तुलना में, तो अपॉन में 540 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो इसको सोल्व करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 नीम 54। ठीक है, और हमें पता है ये 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9 होता है ना, बट यहाँ पे 2 है, तो 22 सही 1/9 आंसर हो जाएगा। 22 सही 2/9%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला टाइप अलग टाइप का है, मैं इसका टाइप सुनाता हूँ क्या है। ठीक है, अगले टाइप में थोड़ा एक समझाता हूँ क्या टाइप है। देखो बात को समझो, अगले टाइप में क्या होगा? नेक्स्ट टाइप डाल लो। अगर मान लो ए और बी, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मान लो सी कांस्टेंट आता है। ठीक है, सी आता है कांस्टेंट। कोई भी है, ए है और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सी कांस्टेंट आता है। अब एक बात समझो मेरी बात, अगर मैं अगर ए 20 है और बी है 16, तो सी कितना आएगा? 320 आएगा नहीं आएगा? अगर मान लो मैं ए को चेंज कर दूं, ए को कर दूं मैं 16 और बी को कर दूं मैं 20, तो कांस्टेंट में कुछ चेंज आया?
कांस्टेंट तो वही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब मतलब समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, देखो क्वेश्चन आते हैं एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजम्पशन पे। देखो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, खर्च जो होता है वो होता है प्राइस गुणा में कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो खर्चा जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन पे उनका मल्टीप्लाई होता है। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, कभी तो उस प्राइस को बढ़ा देंगे, कभी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। तो एक बात समझो कि अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर तो हमारा बिल्कुल वही है, कोई इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। अगर हम ये एक्सपेंडिचर बिल्कुल उतना ही है जो पहले था, ठीक है, अगर हम प्राइस को घटाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। देखो एग्जांपल में समझो, अगर मैं बोलूं कि भाई कोई कोई चीज है वो हमें 12 रुपए केजी मिल रही है, 12 रुपए पर केजी मिल रही है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ तुम्हें वो 10 केजी चीज 10 केजी लेके आना है, और चीनी है, चीनी है मान लो 12 रुपए केजी मिल रही है, और तुम्हें 10 केजी लेके आना है, तो तुम क्या कितने रुपए में लेके आओगे, 120 रुपए में लेके आओगे, नहीं यहाँ लेके आओगे, है ना। अब देखो अगर तुम्हारे पास रुपए तो मान लो उतने ही 120 रुपए हैं, बट अब कंडीशन क्या है, जो चीनी का जो रेट है ना वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, अब वो पहले 12 था, अब हो गया 15 रुपए केजी, 15 रुपए पर केजी। तो सीधी सी बात है अगर ये प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज होगा। तो कितना डिक्रीज होगा, हमारे पास रुपए तो 120 ही पहले थे, 120 ही रुपए अब हैं, ठीक है, और हमारा जो रेट जो हो गया वो 15 रुपए पर केजी हो गया। तो अब 15 अंठे 120, 8 केजी ही हम चीनी खरीद पाएंगे। पहले कितनी खरीद पा रहे थे, 10 केजी, अब कितनी खरीद पा रहे हैं, 8 केजी, है ना। तो ये खेल है सिर्फ, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, और प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो कंजप्शन भी में भी चेंज होगा। अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन हमारा घटेगा, तो अगर कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है तो प्राइस कम होगा, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल से समझाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अब एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि चीनी की कीमत 15% की कमी हुई। देखो हमने ऐसे क्वेश्चंस में परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे सबसे पहले। तो हमारे अकॉर्डिंग 15% कितना होता है, 15% होता है, एक मिनट ये स्क्रीन, हाँ, जो 15% जो होता है वो होता है 15/100, है ना। कल पेन आ जाएगा हमारा तो फिर उसके बाद में ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 20×5 = 100, तो 3/20। अब बात को समझो, चीनी की कीमत में 15% कमी हुई। अब एक बात बताओ, प्राइस कितना है, प्राइस पहले कितना था, मान लो 20 रुपए, है ना, पहले था ये 20 रुपए, ठीक है। अब कितना हो गया, अब कमी हुई कितनी, 15%, मतलब 3 की कमी हो गई, 20 में 3 की कमी हो गई, तो अब प्राइस कितना होगा, 17 होगा, नहीं होगा, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो। अच्छा, अब देखो अगर हमारे प्राइस में, प्राइस पहले 20 रुपए था, अब हो गया 17 रुपए, तो आगे क्या बोला है, कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग मतलब कंजम्पशन बढ़ा सकता है। तो हमारी कंजम्पशन होगी, वो सीधी सी बात है, अगर ये 20 है और ये 17 हो गई तो कंजम्पशन उल्टा होगी, 17 पहले 17 थी, अब 20 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो देखो, एक्सपेंडिचर जो आएगा 17×2 = 340 रुपए आएगा, 17×2 = 340 रुपए आएगा, तो एक्सपेंडिचर तो सेम होना चाहिए ना। तो इससे हमें एक बात समझ में आएगी कि प्राइस अगर 20 से 17 हो रहा है तो कंजप्शन इसके अपोजिट में, कंजप्शन जो होगा इसके अपोजिट में
17 से 20 हो जाएगा। ठीक है, पहले कंजम्पशन 17 और मतलब केजी था, अब हो गया 20 केजी। ठीक है, अब कहता क्या है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो हमने हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर पहले 340 था, अभी भी 340 है, तो कोई एक्सपेंडिचर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई ना, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बट हमें इतना पता है कि पहले कोई व्यक्ति था 17 केजी चीनी खरीद रहा था, अब वो खरीद रहा है 20 केजी। तो कितनी की बढ़ोतरी हुई है? अब वो 3 केजी चीनी जो है वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। और कितने केजी पे खरीद रहा है? पहले 17 केजी खरीद रहा था, तो अब 3 केजी अगर ज्यादा खरीद रहा है तो 3/17, इतनी परसेंट तो बढ़ेगी, गुणा में 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 300/17। समझ में आया ये वाला? आसान है बिल्कुल। हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जितना प्राइस में बढ़ोतरी होगी उतना ही कंजम्पशन में घट जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन समझो। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में काफी बार आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। देखो, एक व्यक्ति है, अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। ठीक है, अब वो वृद्धि कर रहा है कितनी? 42.84। हमें सबसे पहले 42.84 का हमें पता है। देखो 14.28 का पता था हमें, कितना होता है? 1/7 होता है, पर ये इसका 3 गुना है। 14 × 14, 14 × 28, 14 × 42, तो 3 गुना है, तो मतलब 3/7। अब कहने का मतलब ये है कि पहले पहले अगर 7 रुपए की चीनी आ रही थी, तो अब वो वृद्धि हुई है। देखो पहले क्या था, हमारा जो प्राइस था वो 7 रुपए था मान लो, तो अब कितना होगा? अब वृद्धि हुई है कितनी? 7 में 3 की वृद्धि हुई है, तो पहले 7 रुपए था तो अब 10 रुपए हो गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि चीनी की कीमत की वृद्धि करता है, चीनी खपत, सॉरी खपत है, ये कंजम्पशन है। ठीक है, कंजम्पशन पहले 7 केजी थी, तो अब 10 केजी हो गई, तो चीनी की कीमत में X% कम हो जाती है। तो जो प्राइस होगा वो सीधी सी बात है, पहले 10 था तो अब 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर तो बराबर होना चाहिए ना, पहले भी 70 था अभी भी 70 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना वह निरंतर, मतलब कोई चेंज नहीं है। अब देखो प्राइस कितना कम हुआ, पहले 10 था अब 7 हो गया, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है? प्राइस में चेंज हुआ है 3 रुपए का। और कितने रुपए पे हुआ है? 10 पे। हुआ है नहीं हुआ? पहले 10 रुपए था, अब 3 रुपए बढ़ गया, ठीक ना, घट गया सॉरी। तो कितना परसेंट आ गया है? 30% आंसर आ जाएगा, 30% की कमी हुई है, प्राइस में 30% की कमी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, काफी बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है 39 वाला, एक्स और वाई, एक्स जो है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब सीधी सी बात ये है, एक्स है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक बात बताओ, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स गुणा में वाई बराबर कांस्टेंट होगा कुछ। तो वही पैटर्न बन गया, नहीं बन गया कंजम्पशन वाला? क्योंकि जब अगर एक्स को बढ़ाएंगे, अगर ये कांस्टेंट अगर फिक्स है, तो एक्स को अगर बढ़ाएंगे तो वाई घटना चाहिए, अगर एक्स को हम घटाएंगे तो वाई बढ़ना चाहिए। वही पैटर्न बन गया, नहीं बन गया? अच्छा, अब आगे समझो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया गया। अब हम मैंने एक बताया 37.5% याद रखना, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, और ये होता है 3/8 की वैल्यू होती है 37.5, क्योंकि 3 से गुणा करोगे तो 37.5 आएगा। मतलब कि अगर एक्स एक्स जो था वो पहले अगर 8 था, तो अब कितना हो गया? 3 बढ़ गया, तो 8 से 11 हो गया। और जो y जो है वो कितना हो जाएगा? अगर मतलब वो उसमें चेंज ना हो, हमारा कांस्टेंट तो अगर सेम है, तो y पहले 11 होगा तो अब 8 हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा है कि y के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ?
तो 3 हुआ है परिवर्तन, पहले 11 था अब 8 हो गया, होगा नहीं होगा 8? पहले कितना था? 11 था और अब हो गया 8। तो चेंज हुआ 3 यूनिट का, और 3 यूनिट का चेंज जो हुआ वो कितने पे हुआ है? 11 पे हुआ है, अपॉन में 11। और हमें पता है कि गुणा में 100 करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 1/11 होता है 9.09, 9.09 होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होती है 27, तो 27.27%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखियो। अब अगला निकालता हूं। आवाज कट कट के आ रही है, 1 मिनट रुकना फिर। हेलो। आप देखना आवाज सही आ रही है क्या? आप बताइए आवाज सही आ रही है क्या? पहले वाली जो वीडियो थी, अभी हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे, वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या, अगर आवाज कट कट के आ रही थी तो? कहोगे तो रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन है अगला। एक त्रिभुज आधा एक त्रिभुज है, उसके आधार में 66 सहित 2/3% की वृद्धि हुई। देखो, 66 सहित 2/3 का मतलब होता है 2/3। फ्रैक्शन में यही तो होती है इसकी वैल्यू। अब देखो, एरिया की बात की है तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। तो ये तो कांस्टेंट, इसमें देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहे, मतलब एरिया तो कांस्टेंट रहे। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिभुज के बेस आधार में चेंज हुआ है, मतलब बेस पहले कितना था? 3 था। अब वृद्धि हुई है तो 3 में कितनी वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। तो बेस पहले 3 था, अब हो गया 5। ठीक है। अब तो हाइट, अगर एरिया हमारा कांस्टेंट है तो हाइट अगर पहले 5 थी तो अब कितनी होगी? 3 होगी, नहीं होगी? तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? पहले 5 थी, अब 3 होगी, 2 का चेंज हुआ। और कितने पे हुआ है? 5 पे हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 थी। गुणा में 100 कर दो, मतलब 40% चेंज हुआ है हाइट में। 40% कम हुई हाइट पहले से। कितनी कम हुई है? 40% कम हुई है। ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन था, आंसर था। अब पीडीएफ मिल गई तुम्हें? यूट्यूब पे मैंने डाल दी थी आज। अब देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न का है, वो ट्राई करो। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा कुछ चेंज है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, बाकी थोड़ा सा चेंज है बस। जैसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो, इसमें बोला है एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। देखो, सबसे पहले 36% को निकाल लो। हमें फ्रैक्शन में 36 को क्या लिख सकते हैं हम? 9/25। ठीक है।
और खरीदी गई मात्रा में 30%, तो 30% को क्या लिख सकते हैं हम? 3/10। 3/10। अब बात को समझो, अगर पहले मान लो 36% की प्राइस में पहले प्राइस कितना था? 36% में 9/25 था ना? तो पहले अगर प्राइस कितना था? 25 था। तो अब जो प्राइस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 34। 9 बढ़ रहा है ना, 25 और 9, ये 9 बढ़ाई तो है, क्यों? प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 25 और 9 कितना हो गया? 34। और देखो, हमें पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्राइस में क्वांटिटी। नेटवर्क में थोड़ा इशू आ रहा है क्या? देखना, वीडियो रुक रही है क्या बीच बीच में? वीडियो रुक रही है बीच बीच में? नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, कोई नहीं, अब नहीं करेगा। अब देखो, एरिया जो है, एरिया ना सॉरी अमाउंट जो है वो होता है, अपना जो अमाउंट कितना होगा वो प्राइस गुणा में क्वांटिटी। साउंड आ रही है, अभी भी आ रही है अजीब सी साउंड। हेलो हेलो, अभी भी आवाज में दिक्कत है क्या? देखना एक बार। क्या हो रहा है पता नहीं, शायद नेटवर्क का इशू है फिर तो आज, वीक सिग्नल है आज। चलो मैं आराम आराम से पढ़ाता हूँ फिर तो। देखो, अमाउंट जो है वो हमारा होता है प्राइस गुणा में क्वांटिटी। अब हमें पता है कि प्राइस पहले 25 था, उसमें 9 का चेंज हुआ, 9 मतलब 2 बढ़ गया, अब प्राइस 34 हो गया, ठीक है। गुणा क्वांटिटी पहले कितनी थी? मतलब 3/10 थी ना? तो पहले अगर क्वांटिटी 10 है, अब कमी हुई है, तो 10 से कितनी हो गई? 7 हो गई। अगर 3 की कमी करते हैं तो 10 से कितनी होगी? 7 हो गई। तो देखो, पहले अमाउंट कितना आएगा? 25 उसका प्राइस था, क्वांटिटी 10 थी, तो प्राइस कितना है? 250 रुपये आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होने के बाद में 34 तो हो गया प्राइस, क्वांटिटी होगी 7, तो कितना प्राइस बनेगा? 238। बनेगा नहीं बनेगा? 238। अब एक बात बताओ, इसने पूछा है वस्तु पर खर्च की गई की राशि, पहले 250 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 238 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है? तो कमी, जो पहली बात तो हमें पता लगता है कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? 12 रुपए की कमी हुई है। 12 रुपए की कमी हुई है, ठीक है। और कितने रुपए पे 12 रुपए कमी हुई? 250 पे। पहले 250 था ना, 250 पे, तो अपॉन में 250 गुणा में 100, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर निकाले, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 24/5, तो 5 चौक 20, 4.8% हुआ है कमी। क्या हुई है? 4.8% कमी हुई है, ठीक है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है, ये उसका वर्किंग होवर, ठीक है। 15% बढ़ गया, तो 15 कितना होता है? 15% हमें पता है 3/20 होता है। मतलब पहले अगर वो 20 घंटे काम करता था, तो अब वो करेगा 23 घंटे, ठीक है। अब डायरेक्ट हमें सीधा ऐसे कर सकते हैं हम इसको। देखो, पहले 20 था, तो अब कर रहा 23। वैसे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब पर मैं ये वाला शॉर्ट से बता रहा हूँ। पहले 20 था,
अब 23 कर रहा है, ठीक है। और उसके वेतन में प्रति घंटे 20% बढ़ गया, वेतन भी बढ़ गया, तो वेतन कितना बढ़ा? 20%। तो मतलब 1/5। पहले अगर वेतन 5 था, तो अब हो गया 6। इतनी बात क्लियर है? तो अगर पहले उसको ₹100 मिल रहे थे, 20 पंजे 100, तो अब उसको 23 छक्के 138। पहले उसको ₹100 मिल रहे थे, तो अब उसको मिल रहे हैं ₹138। तो कितना परसेंट बढ़ गया? सीधा-सीधा आंसर है, 100 पे निकालना है तो 38% आंसर आ गया। 38% है उसकी आय जो है ना, इनकम पर डे की, वो बढ़ गई है। ठीक है? अच्छा, अब ये देखो एक क्वेश्चन। तेल का मूल्य 20% बढ़ गया। 20% मतलब 1/5। ठीक है? किंतु इसकी खपत है ना, 8 सही 1/3% कम हो जाती है। जो ये तो उसका प्राइस बढ़ा है, और उसकी जो खपत मतलब कंजम्पशन जो है, वो 8 सही 1/3 मतलब 1/12 होता है ना, घट गई। अब एक बात बताओ, प्राइस पहले 5 था, अब 6 हो गया। पहले कंजम्पशन 12 थी, अब कमी हुई है, तो 12 से कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, तो 11 हो गई। मतलब पहले कितनी थी? पहला जो टोटल जो उसका मतलब व्यय हो रहा था, वो 12 पंचो ₹60 हो रहा था। अब कितना हो रहा है? ₹66 हो रहा है। तो जो उसका जो वो क्या नाम है, एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ा है ना? कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा है। पहले 60 था, अब 66 हो गया, 6 बढ़ा है। और कितने रुपए पे बढ़ा है? ₹60 पे बढ़ा है। तो कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। तो 10% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है? 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है? समझ में आ रही क्वेश्चंस? अब देखो, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब देखो, पेट्रोल की कीमत ₹60। चलो ये इजी है ना, तो ये करके बताओ। ये वाला तुम खुद ट्राई करो, मैं नहीं बता रहा। करो ये वाला, और जल्दी इसका आंसर बताओ। इसको करो आराम से। करो सोल, आंसर बताओ इसका जल्दी से। गलत है आंसर। गलत आंसर है, इसका आंसर आएगा 12%। ये इसमें भी गलत कर रखा है। 12% आंसर आएगा इसका। 5 है ना, इसको काट दो। देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। 45 का 47 क्यों आएगा? 4.7 है ये तो।
पता नहीं। देखो सुनो बात को, 44 वाला करो ना, 44 वाला देखो देखो। पेट्रोल की कीमत है ना 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपए लीटर हो गई। सबसे पहले देखो, जो प्राइस है वो पहले 60 रुपए था, अब हो गया 75 रुपए। ठीक है। आगे क्या बोला है, पेट्रोल की खपत को कितना कम करें, मतलब एक्सपेंडिचर हमें कितना कम करना है, नहीं कंजम्पशन, कंजम्पशन हमने कितना कम करें कि ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। मतलब एक्सपेंडिचर है 10%, 1/10। अगर एक्सपेंडिचर पहले 10 था तो अब 11 हो सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब बात को समझो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, जो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है। तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो हमें कुछ नहीं करना, एक्सपेंडिचर को हमें रखना है, इसको तो रखना है ऊपर, एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना है और प्राइस को रखना नीचे। क्योंकि एक्सपेंड कंजप्शन जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो 10 10 ये तो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, और प्राइस कितना था 60 से 75, तो काट लो, 15 चौके 60 और 15 पाँचे 75। ये बनेगा कंजप्शन। कंजप्शन कितना आएगा देखो, या तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 10 पंजे 50 और 11 चौके 44। या फिर तुम्हें, या फिर ऐसे कर लो कि भाई 10/4 100, 11/5, मतलब वही चीज है। तो ये पहले 50 था, अब हो जाएगा 11 चौक 44। पहले अगर 50 था तो अब आ रहा है 44। कंजप्शन पहले 50 लीटर या 50 केजी जो भी था, अब 44 हो रहा है। तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 50 में से 44 जाएगा 6, और अपोन में कितना आएगा 50 गुणा में 100, तो मतलब 12% का चेंज हुआ है। 12% चेंज हुआ है, वो भी कमी। ठीक है। हाँ सही है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। 28% की वृद्धि हुई मतलब प्राइस में। तो प्राइस कितना है, पहले अगर 100 था, प्राइस पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया, 128 हो गया। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपने व्यय एक्सपेंडिचर को 22% बढ़ाना चाहता है। तो एक्सपेंडिचर हमेशा ऊपर आता है कि कंजप्शन निकालनी है। तो अगर पहले 100 था तो अब कितना कर सकता है वो, 122 बढ़ा सकता है बस, मतलब 22% बढ़ा सकता है, मतलब 122 कर सकता है। तो लगभग कितने प्रतिशत तक तक उसे अपने उपभोग मतलब कंजप्शन में कमी करनी चाहिए। अब हमें कंजप्शन निकालना है तो सीधा सीधे बात है, 100/100 मतलब 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 122/128। तो 122 से कटेगा तो ये 61, मतलब 61/64। ठीक है। अब हमने वज्र गुणा कर दिया, तो कंजप्शन का इस साइड तो पहले 64 था, अब हो जाएगा 61। हमें चेंज निकालना है कितना चेंज हुआ है, तो 64 में से 61 गया, 3 का चेंज हुआ है, कितने पे हुआ है 64 पे हुआ है, गुणा में कर दो 100। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 16 चौक 64 और 25 चौक 100, मतलब 75/16।
75 75 जाएगा ना, 75/16% आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 75/16। ये लगभग 4.7%। ठीक है, कर लोगे इसको सोल्व? आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। बस ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, काफी बार पूछे गए एग्जाम में ये। 46 का तुम खुद कर लेना, वही पैटर्न है, उसी पैटर्न से तुम्हें करना है। एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाएगी, तो सुनीता नाम की कोई लेडी है, उसने सुनीता पेट्रोल पर केवल 12%, मतलब सेम क्वेश्चंस है, ये तुम्हें खुद करना है। ठीक है, अगला देखता हूं मैं। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया है। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम के लिए अपनी खपत को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं करना, वैसे की वैसे कर लेना, इसको हो जाएगा। ठीक है, 48 का देख लो एक बार। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, मतलब 35% कितना होता है? 5 7 35 और 100 7/20, 7/20 होता है। मतलब पहले अगर प्राइस 20 था, तो अगर 7 कम करेंगे तो अब 13 हो जाएगा। ठीक है, याद करें कि उतने ही रुपए में, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है, तो सीधी सीधी बात है, उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। रुपए सेम है, तो मैंने अभी क्या बताया था, कंजप्शन कितना हो जाएगा, पहले अगर 13 था तो अब 20 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है ना, तो ये मतलब क्रॉस में इतना, जितना 20 से 13 हो रहा है प्राइस में, तो कंजप्शन में 13 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है कि कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अब एक बात बताओ, ये 13 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 104। 13 यूनिट की वैल्यू 104 केजी हमें दे रखी है, तो 13 अंठे 104, तो अब कितना आएगा? अगर 20 यूनिट खरीदा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 अंठे 160। पहले खरीद रहा था 104 केजी, अब खरीद रहा है 160 केजी, तो कितना ज्यादा खरीद रहा है? 56 केजी। ठीक है, तो 56 केजी इसका आंसर आ जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर सेम दे रखा है, तो हमें प्राइस जितनी बढ़ रही है उतनी कंजप्शन घट जाएगी, बस ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। ये समझ लो, एक आधा क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं एग्जाम में। अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन देखो। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण, अब पहले सबसे पहले 32% होता कितना है? तो 32% होता है 8 चौक 32 और 25 चौके 100, 8/25 होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दाल के मूल्य में, मूल्य मतलब प्राइस में, प्राइस पहले कितना था प्राइस? 25, अब कितना हो गया? 8 बढ़ गया तो 33। ठीक है, अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है, मतलब कंजम्पशन में कमी की है उसने। ठीक है, ताकि उसे खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। एक्सपेंडिचर पहले कितना था? 10% था, मतलब बढ़ रही है, तो पहले 10 था, अब कितना हो रहा है? 11। अभी अभी हमने किया था सोल्व, इनको आपस में गुणा कर दो, कंजम्पशन का पता लग जाएगा। पहले कंजम्पशन 330 था, अब कितना है? 25 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा? पहले इसको काट लो ना, कट जाएगा ये। 5 दूनी 10 और 5 5 25, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 और 11 पंजे 55। अगर पहले 66 यूनिट लग रहा था, तो अब 55 यूनिट लग रहा है। पहले 66 यूनिट लग रहा था, तो अब 55 यूनिट लग रहा है।
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 केजी दाल का उपभोग करता है, मतलब कि 55 की वैल्यू दे रखी है हमें 150। अरे इसको और काट दो, 11 पंजे 55 और 11 छह 66, मतलब इस 5 की वैल्यू दे रखी है 150। तो कितना गुणा है? 30 गुणा है। तो स्टार्टिंग में भी 30 गुणा होगा, तो 6 का 30 गुणा कितना हो जाएगा? 180 केजी। तो मतलब आंसर आ जाएगा, पहले प्रारंभ में कितना केजी था? 180 केजी। ठीक है, आज थोड़ा स्पीड से पढ़ाई हो रही है, सही। काफी कुछ चीजें सही हो गई इस ऐप में। अब एक बार हमारा पेन आ जाएगा ना तो और सही हो जाएगा। कल आने की उम्मीद है, बाकी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है एक बार, 50 वाला करके देखो एक बार। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में खुद करो इस क्वेश्चन को। इसका आंसर देखो, तो इसमें 27 इसका आंसर है ना, तो सीधा 27 मत लिख देना, करके देखो, अगर होता है तो बताना है। और सुनो एक बात, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में इसमें थोड़ा दिक्कत है। 1.62 की जगह 162 रुपए है। ठीक है, नहीं आया? देखो, अंडों की दर है, अंडों की दर में 25% की गिरावट हुई, मतलब 25% की गिरावट हुई, तो 3 मतलब 1/4 गिरावट हुई है। पहले अगर 4 था तो अब कितना है? 3 यूनिट है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? गिरावट के कारण कोई आदमी है वो 162 रुपए में, 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे दो दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। देखो, बात को समझो, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा है, किसकी वजह से? कितने रुपए में? 162। 2 दर्जन अंडे खरीद रहा है वो अधिक, किसकी वजह से? 162 रुपए में 25% की गिरावट होने की वजह से। एक बात बताओ, जो 2 दर्जन जो एक्स्ट्रा अंडे आ रहे हैं, वो 162 रुपए पहले रुपए थे, 162 रुपए में तो खरीद रहा था पहले भी, बट लेकिन अब 2 दर्जन अधिक खरीद रहा है, किसकी वजह से? 25% की कमी की वजह से। ये 2 दर्जन के जो एक्स्ट्रा ले रहा है, वो इस 162 का 25% जो प्राइस है उस पे ले रहा है वो। तो 1 दर्जन के कितना जाएगा? 1 दर्जन का प्राइस कितना होगा? 162 का हाफ कितना हो जाएगा? 81। और 81 का एक मतलब 25% कितना होता है? 1/4। मतलब कि ये जो 81 सही 81/4 है ना, 81/4, ये अब जो नई प्राइस है, ये क्या है? नई प्राइस है 81/4। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 162 रुपए निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद रहा है वो। इस 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा है, और क्वेश्चन में 2 दर्जन अंडे पहले भी 162 रुपए खरीद मतलब निवेश करता था वो, बट अब 2 दर्जन एक्स्ट्रा खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि 25% की गिरावट हो गई, और ये 25% की वजह से 2 दर्जन खरीद रहा है। 2 दर्जन को कन्वर्ट क्यों करना है? देखो मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ यार। देखो इसको देखो, ऐसे समझो। देखो, अंडे की दर में एक अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये बताता हूँ।
मैं तुम्हें ये बोलूँ कि भाई तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। और मैंने तुमको ये बोला है कि तुम अब कोई चीज़ है, वो पहले मतलब 20 रुपए किलो हिसाब से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलती थी। अब वो मिल रही है 10 रुपए पे केजी के हिसाब से। तो पहले तुम कितने खरीद रहे थे ये? 5 केजी खरीद रहे थे। अब अब कितनी खरीद रहे हो? 10 केजी। अब ये जो 5 केजी तुम एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, वो क्यों खरीद रहे हो? उस वस्तु में कमी की वजह से खरीद रहे हो ना। पहले 20 रुपए केजी के हिसाब से था, अब 10 केजी रुपए के हिसाब से है। तो अब 5 केजी तुम एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, वो इसके प्राइस में कमी की वजह से तो तुमने एक्स्ट्रा खरीदा है। तो वही चीज़ यहाँ हमें अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करें देखो, इसने बोला है कि अंडों की दर में 25% की गिरावट आई। गिरावट कितनी आई? 25% की। ठीक है? तो कोई आदमी था, वो 162 रुपए में 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे। कितने अंडे? 2 दर्जन। कितने रुपए में? 162 रुपए में खरीद रहा है एक्स्ट्रा। 2 दर्जन अंडे जो है 162 रुपए में एक्स्ट्रा खरीद रहा है। पहले 162 रुपए में खरीदता था वो 5 किलो, मान लो 5 दर्जन, सॉरी, मान लो 5 दर्जन खरीदता था। लेकिन अब वो उसी 162 रुपए में खरीद रहा है 7 दर्जन। तो 2 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है ना, वो किस वजह से खरीद रहा है? 2 दर्जन इसलिए खरीद रहा है कि प्राइस में 25% की कमी हुई है। मतलब 25 का मतलब 1/4। 2 दर्जन की वैल्यू आ गई एक तरीके से। 2 दर्जन बनाना की वैल्यू 2 दर्जन अंडे की वैल्यू आ गई ये। 162 रुपए टोटल थे, उसकी वजह से 25% की वजह से खरीदा, तो 1/4 कर दो इसको। 2 दर्जन अंडे की वैल्यू है ये। ठीक है? तो 1 दर्जन अंडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81/4। अगर हमें पूछा है कि भाई पहले तो अंडों की 25% गिरावट हुई ना, पहले 4 थे, तो अब 3 हो गए। ये न्यू प्राइस है। अगर 3 की वैल्यू है 81/4, तो 27/4 से मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब तो 4 को भी गुणा कर दो 27/4 से। तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या है इसने? मूल दर पूछी है, तो 27/4 करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। आया कुछ समझ में? मतलब जो कमी हो रही है ना, जो 25% की कमी हुई है, उसकी वजह से ही तो 2 दर्जन एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो। तो 162 रुपए जो है, 162 रुपए है, उसका जो 25% निकालोगे, उसका 25% निकालोगे, तो उसकी वजह से उतने रुपए में तो आएंगे 2 दर्जन अंडे। तो बात समझ में आई? कुछ समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो उसकी वजह जो मतलब कमी हो रही है, उस कमी की वजह से वो एक्स्ट्रा अंडे ले पा रहा है। बस, तो उस 2 दर्जन अंडों का प्राइस दे रखा है साफ-साफ। 2 दर्जन अंडों का प्राइस ही है वो। 162 को चौथा हिस्सा कर दो उसका। 2 दर्जन अंडों का प्राइस ही है वो। ठीक है? हाँ। अब एक बार ये 51 वाला क्वेश्चन तुम ट्राई खुद करना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है? 51 वाला तुम खुद ट्राई कर लेना। ठीक है? सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% कमी की। पहले 10 रुपए था, तो अब 9 हो जाएगा। ठीक है? ये तो उसका प्राइस हो जाएगा। और लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 केजी अधिक चीनी खरीदता है। तो कंजप्शन मान लो पहले कितना था? 9 था, तो अब 16 हो जाएगा। ठीक है? अभी पहले 9 था, अब 16 है। अभी कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ा है? ये 7 बढ़ा है ना? अब 7 की वैल्यू दे रखी है 6.2। सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% कमी कमी की है। 10% कमी मतलब 10 था। अरे ये सॉरी, 10 है ये। 10% कमी की है ना, तो 10 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया। अब 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 6.2। ठीक है? अब पूछा क्या है? इससे कोई उपभोक्ता 6.2 किलो चीनी 6.2 केजी चीनी अधिक
कितने रुपए में खरीदता है? 837 रुपए में खरीद सकता है। तो प्रति किलो चीनी को अब कितने अब कीमत पूछी है। अब ये 10 किलो की कीमत कितनी है? एक बार 6.2 से डिवाइड कर दो 837 को। देखो, पहले 10 रुपए क्या नाम है, 10 रुपए की प्राइस था, अब 9 रुपए हो गया। कंजम्पशन अब 9 रुपए थी, अब 10 रुपए होगी। अब ये प्राइस में बोला साफ-साफ, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 केजी मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6.2 केजी। ठीक है? एक जो 1 यूनिट इसका आंसर अभी इसमें दे नहीं रखा, हम अभी निकालेंगे ना तब पता लगेगा। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6.2 केजी। अब इसने क्या बोला है, इससे कोई उपभोक्ता 6.2 किलो अधिक चीनी 837 रुपए में खरीद सकता है। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 62 किलो हो जाएगी ना? 62 केजी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब वो 62 केजी चीनी खरीद रहा है और वो कितने रुपए में खरीद रहा है? 837 रुपए में। कितने रुपए में खरीद रहा है? 837 रुपए में। तो 62 के 1 केजी का प्राइस कितना आ जाएगा? बस 837 को 62 से डिवाइड कर लो। कर लोगे? कर लोगे इसको? अरे 837 को डिवाइड करोगे ना तो 13.5 आ जाएगा। तो ये जो प्राइस हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है? हाँ, 13.5 रुपए मतलब केजी के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 13.5 केजी का आंसर देखो, 13.5 आ जाएगा। ठीक है? अब देखो अगला। करो इस क्वेश्चन को। आम की कीमत में कमी एक व्यक्ति को 4 आम 5.6 रुपये के बदले 6.4 रुपये में 3 आम खरीदने में सक्षम बनाता है। देखो, पहले क्या क्या था, आम की कीमत में कमी की वजह से एक व्यक्ति है वो 4 आम 5.6 रुपये के बदले में मतलब 5.6 रुपये में 4 आम खरीदता था। उसके बदले अब वो 6.4 में 3 आम खरीदने में सक्षम बनाता है। कीमत में कमी होने की वजह से। यहाँ से कितना लगेगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 1.4। ठीक है? और यहाँ से ये मतलब 6.4 है। सॉरी, इसने बराबर क्यों कर दिया? 6.4 अपॉन 3 है, इसको मैं क्या कर दूँगा? 3 से गुणा कर दिया मैंने इस साइड। तो 14 तिये 42 और यहाँ से आ जाएगा 64। ये काट दो। 21 दूनी 42 और 32 दूनी 64। ठीक है? अब एक बात बताओ, आम की कीमत में प्रतिशत कमी पूछी है ना, पहले वो 32 आम खरीद रहा था, अब वो खरीद रहा है 21 आम, तो कितना कम खरीद रहा है? 11 आम तो कम खरीद रहा है, तो 11/32 आएगा नहीं आएगा? 11/32 गुणा में 100, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 34.375। ठीक है? मैंने ये मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कुछ नहीं। ये काट पीटोगे तो थोड़ा और लंबा जाएगा। कुछ नहीं, आम की कीमत में एक कमी के व्यक्ति को 4 आम 5.6 रुपए के बदले 6.4 रुपए में 3 आम खरीदने में सक्षम बनाता है। तो देखो, 6.4/3, 6.4 रुपए में 3 आम खरीद रहा है ना, और पहले क्या खरीद रहा था? 5.6 में अपॉन 4, तो यहाँ से काट के 14 तिया 28, 14 चौ 56, 1.4 आ गया। अब मैंने इसको 300 इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 दूनी 28 होता है, 2.8 हो गया।
यहाँ आ गया 6.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ से कितना हो गया 28 आएगा या 14 14 28 42 आएगा, सॉरी 14 42 है भाई ये, ठीक है। हाँ ठीक है, कर लेना, ठीक है। अब अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, 53 वाला। इसमें वही पैटर्न है बिल्कुल। देखो, जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल की टिकट मूल्य में 1% कमी कर दी। मतलब अगर पहले प्राइस था कितना 100 रुपए, तो अब होगा 99 रुपए, ठीक है। अब देखो, कमी कर दी गई तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण सीटों की संख्या बढ़ाई है, अभी हमें नहीं पता कितनी बढ़ाई है। तो कुल राजस्व मतलब कुछ रेवेन्यू जो आया है ना, वो 83 सही 1/3% आया है। तो 83 सही 1/3, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा। देखो 1/6 कितना होता है, 1/6 को हमें पता है 16 सही 2/3 होता है। 1/3 कितना होता है, नहीं सॉरी 1/6, 1/6 का हमें पता है 16 सही 2/3 होता है। अगर इसको हम 5 से गुणा कर दें तो 16 पंजू 80 और 5 दूनी 10/3, तो 3 दूनी 6, तो कितना आएगा ये 83, 5 दूनी 10, 3 3 3 9, सॉरी 3 3 9, तो 83 सही 1/3 आएगा नहीं आएगा। मतलब कि 83 सही 1/3 की जो बढ़ोतरी हुई है, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम 5/6। मतलब रेवेन्यू अगर पहले 6 था, तो अब बढ़ के 5 बढ़ा देंगे तो 11 रेवेन्यू हो गया, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू क्या, जो हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस गुणा में नंबर ऑफ सीट होता है। नंबर ऑफ सीट, जितनी सीटें होंगी और जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही तो रेवेन्यू फालतू ज्यादा होगा। तो बस यही है, अभी ये नंबर ऑफ सीट पूछी थी तो ये सीट का दिखा लो। 99 साइड कर दो, 6 गुणा में 99, रेसो में 11 गुणा में 100, तो 11 9 99, और 3 2 3 6 और 50, तो 9 3 जाएगा 27, 9 3 हो जाएगा 27, और इस साइड हो जाएगा 50। तो पहले अगर वो 27 रुपए, थोड़ी 27 सीट पहले थी, तो अब सीट तो उन्होंने कर दी 50। तो कितना पहले इसने एग्जाम क्वेश्चन में कुछ दिया हो ना, यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, मतलब 50 की वैल्यू दे रखी है 350, तो कितनी गुना है ये 7 गुना, तो ये भी 7 गुना हो जाएंगी। तो 27 सत्ते 161, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को। अब देखो 54 वाला खुद कर लोगे या करवाऊं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हुई, हो गया ये, नहीं कर पाओगे। देखो क्या हो गया, रूल समझा नहीं मैं, क्या बोल रहा हूँ। मिस्टेक हुई है, हो गया ये नहीं, कहाँ मिस्टेक हुई, पिछले लास्ट क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो गई। सही तो किया है। अरे हमें पता, देखो देखो, अगर रेवेन्यू निकालें हम सिनेमा हॉल का, तो प्राइस गुणा में सीट होंगी नहीं होंगी, और पूछी थी हमें सीट, तो सीट के बराबर क्या होगी, रेवेन्यू अपॉन प्राइस। तो हमने सबसे पहले रेवेन्यू को ऊपर रख लिया, तो रेवेन्यू में कितना 83 सही 1/3 की बढ़ोतरी हुई ना,
तो 83 सही 1/3 की वैल्यू होती है 5/6। अगर रेवेन्यू पहले 6 था तो अब हो रहा है 11। प्राइस में कमी हुई थी, पहले 100 था, अब एक कमी होगी 99 हो गया। सीट पूछी थी तो 6 गुणा में 99 और 11 गुणा में 100, तो 11 9 99, 3 दूनी 6 ना 2 तीन 6, 2 तीन 6 और 2 पंजे 50। तो यहाँ से आ जाएगा 9 तीन 27 और ये आ जाएगा 50। अब हमें क्वेश्चन में 50 की वैल्यू दी थी 350, ये 7 गुना थी, तो ये 27 की भी 7 गुना होगी। अच्छा, मल्टीप्लाई अच्छा 7 7 49, वो 7 7 49, 4 7 14 4, ये आएगा है। ये आंसर में गलती थी क्या? आंसर में गलती है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसका आंसर 189 आएगा भाई, सही बोला तुमने। मैंने हाँ सही है 189 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 53 था ना? अरे सुनो सुनो, आंसर आंसर सही देखो 150, क्या नाम से 189 जो आएगा ना, वो तो स्टार्टिंग की सीटें आएंगी, बट इसने क्वेश्चन में ये पूछा है, तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ाई गई। तो बड़ी जो है ना वो 23 बढ़ी है, जो सीटें जो बड़ी है ना वो 23 बढ़ी है, 23। हमें 23 की वैल्यू पूछी थी, 23 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 161 आ जाएगा। मैंने भी जल्दबाजी में ऐसे कर दिया। 23 की वैल्यू पूछी थी इसने हमें, कितनी सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, मतलब पूरा फोकस कर रहे हो, वेरी गुड। मैंने तो सीधा 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 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये वाला कर लोगे, 54 वाला कर लोगे ना? अच्छा, तुम नोटबुक बनाते हो नहीं बनाते हो? तो पीडीएफ तो जो मतलब मिल जाएंगी तुम्हें, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वो तो प्रिंट आउट निकाल लेना, और क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रिंट आउट निकल जाएंगे, फिर मैंने भी ऐसे ही किया था। अब देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, इसका जल्दी से आंसर बताओ मुझे। सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ठीक है, इसको कर लेना, वैसे करना मैं बता देता हूँ, 1 मिनट का क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु की 25% की कमी हुई, 25 मतलब प्राइस में 25% मतलब 1/4, तो अगर पहले 4 थी तो कमी हुई है तो 3 हो गई। ठीक है, तब उसकी बिक्री में X% वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब सेलिंग में वृद्धि हुई, छोड़ो सेलिंग को। यदि राजस्व एक्सपेंडिचर जो मतलब सॉरी राजस्व रेवेन्यू, रेवेन्यू में 20% वृद्धि हुई, मतलब 1/5। अगर रेवेन्यू पहले कितना था, 5 था, तो अब हो रहा है 6। तो बस इसको करना था, क्या था, 3 दूनी 6, 5 पहले था, अब हो रहा है 8, तो 3/5, 3/5 कितना होता है, 60%। ठीक है, देखो एक तरीका समझो पहले, एक तरीका समझो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर कोई चीजें, मान लो पहले, एक रेशो मेथड है, इसका टॉपिक डालो, रेशो रेशो मेथड। कौन सा? रेशो मेथड।
रेशो मेथड, इसमें क्या करना होता है, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई पहले क्वेश्चन में बोल दिया मैंने कि 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। मैं बाद में बोलूं मैं तुम्हें कि 14 सही 2/7, पेन का रंग ब्लैक कर लेते हैं, 14 सही 2/7% की बढ़ोतरी होगी। और तीसरा मैं बोल दूं 37.5% की मान लो कमी हो गई, तो बताओ ओवरऑल कमी हुई या बढ़ोतरी हुई। देखो हमें पता है 16 सही 2/3 होता है 1/6, हमें पता है 14 सही 2/7 होता है 1/7, और हमें पता है 37.5 होता है 3/8। देखो पहले में बढ़ोतरी हुई थी तो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया, दूसरे में भी बढ़ोतरी हुई थी 7 से हो गया 8, और तीसरे में 8 से कितना हो गया, 3 कमी हुई थी ना, तो 8 से 3 हुआ मतलब 5 बच गया। तो रेशो मेथड क्या कहता है कि जो कट सकता है ना उनको काट दो, 8 से ये 8 कटता है और 7 से ये 7 कटता है, तो मतलब 6 पहले था और अब बच गया 5। कितना चेंज हुआ, पहली बात तो ये कमी हुई है, कमी कितनी हुई है, 1 की कमी हुई है, कितने पे हुई है, 6 पे हुई, तो 1/6 की कमी हुई है, मतलब 16.66% की कमी हुई है। ये है एक रेशो मेथड, ठीक है। रेशो मेथड ये होता है। अब देखो ये मैं, क्या नाम है, दोनों क्वेश्चन जो है ना ये 56 और एक सेकंड, देखो ये है रेशो मेथड, को मैंने बता दिया रेशो मेथड ऐसे ऐसे काम करता है। अब ये 55 वाला और 56 वाला सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे करना, 56 वाला करवा देता हूँ, 55 खुद कर लेना, ठीक है। एक व्यक्ति है उसकी वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उसका इनकम पर, आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.5% से 13.3% तक कम हो गया, मतलब पहले 17.1% था, अब हो गया 13.3%, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, दोनों ही दशा में 35% जो टैक्स है ना वो क्या है, कर से मुक्त, मतलब उसको कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये जो ऊपर ये 2.6 लाख रुपए दिए ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि ये बाद में काम आएगी। एक बात समझो, पहले एक मेरी बात बताओ, इनकम टैक्स क्या होता है, तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो क्या होता है, वो होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम गुणा में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का जो रेट होता है ना 3% 4% जो भी होता है, टोटल इनकम होगी, उसके गुणा में जो इनकम का जो रेट होगा, जो टैक्स का जो रेट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा इनकम टैक्स आएगा, जो है कितना इनकम टैक्स बन रहा है। तो एक बात बताओ, हमारा इनकम टैक्स तो कांस्टेंट ही तो है, अगर मान लो इसने क्या बोला है, अगर हमारा इनकम टैक्स में तो कोई, अगर टोटल इनकम बढ़ेगी मान लो, तो ये रेट ऑफ अगर टोटल इनकम टैक्स अगर हमारा, मतलब कुछ इनकम टैक्स में कुछ भी कमी नहीं हो रही और कुछ मतलब ना कमी कमी हो रही है और ना बढ़ोतरी हो रही है, तो अगर टोटल इनकम अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कम होगा नहीं होगा, उसी पैटर्न पे तो है ये। अब देखो बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, इसने क्या बोला है कि देखो कुछ चीजें ये कांस्टेंट में है। अब देखो पहले क्या था, 17.1% था, तो ये तो इनकम हमें नहीं पता कितनी थी,
पर ये मान लिया हमें 17.1% हमारा इनकम टैक्स है। अब दूसरी पर क्या है, 13.3% है। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है तो एक बात बताओ, अगर पहले 17.1% टैक्स था और अब जो है वो 13.3% टैक्स है, इसको काट लो जितना कट सकता है। कितना कटेगा ये कट जाएगा 19 पे कट जाएगा, ये 19 पे, 19 सत्ते 33 और 19 निन्यानवे, 19 पे कटेगा या 7 7 7 6 7 19 पे कट जाएगा, 19 सत्ते 133, 19 निन्यानवे 171। ठीक है, अगर मान लो पहले अगर 9 था तो अब 7 है। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी होगी? मान लो पहले अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, अगर इनकम टैक्स सेम है, तो पहले इनकम अगर 7 थी तो अब 9 होगी नहीं होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है, पहले 9 था तो और अब 7 हो गया। तो जो टोटल इनकम थी, अगर इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो पहले 7 था तो अब 9 हो जाएगी। अब इसमें चेंज कितना हुआ है? 2 का हुआ है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों ही दशा में 35% आय जो है कर मुक्त है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 35% आय कर मुक्त है, इसमें भी है। अब वह अब पहले की तरह ही भुगतान करता है, मतलब जितना कर पहले देता था ना उतना ही मतलब भुगतान करता है, तो इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। उसकी प्रारंभिक आय पूछी है। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए बढ़ी है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 बढ़ी है भाई। तो और इसमें बोला है 2.6 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 2.6। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.3। अब अगर पूछा है उसने क्या, स्टार्टिंग में कितनी थी, पूछा क्या है, प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक आय कितनी होगी? 7 यूनिट थी नहीं थी? 7 को हम 1.3 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे? तो कितना आ जाएगा? 9.7 9.91 9.1 लाख रुपए आ गई, 9,10,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि अगर सेम वही है, अगर इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हमारी टोटल इनकम अगर बढ़ रही है तो रेट ऑफ इनकम घटेगी। वही तो लगाया हमने। इसने कहा है कि वह अब भी पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, मतलब जितना कर पहले दे रहा था उतना ही इनकम अब टैक्स अभी दे रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 17.1 से 13.3 बढ़ा है, तो हमारी टोटल जो इनकम है वो 13.3 से 17.1 होगी नहीं होगी? ये कटेगा कितने पर? 19 दिए ना, 19 सत्ते 133, 19 निन्यानवे 171। तो अगर पहले इनकम 7 थी तो अब इनकम कितनी हो रही है? 9 हो रही है। अब बढ़ कितनी रही है? 2। और हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है 2 की वैल्यू 2.6 लाख, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1.3 लाख। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 सत्ते 91, तो 9.1 लाख। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन था ये भी। पहले वाला क्वेश्चन 56 वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, वही क्वेश्चन है। देखो 51 में भी क्या करोगे, 56 में भी क्या करना है, यही तो है। 56 में 55 सॉरी। देखो इसमें बोला है, एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु इनकम पर लगने वाला टैक्स टैक्स की मात्रा बता दी। पहले टैक्स कितना था? 12% था, अब कर दिया 10%, मतलब 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। अब आगे क्या बोलता है,
अभी भी वो उतना ही कर देता है, मतलब कर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो क्या है, सीधी-सीधी बात है, कर में चेंज नहीं हुआ तो इनकम में चेंज होगा ना, पहले इनकम अगर 5 थी, तो 6 होगी। तो क्या पूछा इसने? एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि हुई। वृद्धि यहाँ पे कितनी हुई है? यहाँ पे 1 यूनिट की हुई है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.2। तो पूछा क्या है? उसने बढ़ी हुई आय कितनी होगी? तो 6 यूनिट हो गई। 12 छके 72, 7.2 हो गई। ठीक है? क्योंकि इनकम टैक्स में अगर वही चीज़ है, इनकम टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स किस पे लगाता है? अगर हमारा एक बात बताओ, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले मान लो कि भाई देखो, क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है, इनकम टैक्स जरूरी नहीं इनकम टैक्स ही आए। क्वेश्चन में यही पूछ सकता है, एक बैंक है, बैंक में जो ब्याज है ना, जो आदमी का टोटल ब्याज है, ब्याज क्या होता है? ब्याज टोटल अपने जो सेविंग जो होती है, बचत होती है, गुणा में उस बैंक का ब्याज दर उस पर तो डिपेंड करता है टोटल ब्याज। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक आदमी था, उसको ब्याज तो पहले भी 1500 रुपए पहले जितना ब्याज मिलता था, उतना ही ब्याज अब मिल रहा है। तो ब्याज तो कांस्टेंट हो गया, इसकी तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो अब मान लो वो बंदा, सेविंग उसकी बढ़ रही है, अगर ब्याज तो सेम है और सेविंग अगर उसकी मतलब उस बचत में सेविंग खाते में उसके अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं, तो ब्याज दर कम होगी ना, तभी तो उतना ही ब्याज मिलेगा। अगर मान लो कम हो गई सेविंग, मतलब उसकी बचत जो उस खाते में जो जमा पूंजी है, वो अगर कम कर रहे हैं, तो ब्याज दर बढ़ेगी, तभी तो ब्याज जितना पहले मिल रहा था उतना मिलेगा। यही कंसेप्ट था। अगर ये चीजें अगर बराबर दी जाएं, तो अगर सेविंग जितनी बढ़ रही है उतनी ब्याज दर घट जाएगी और ब्याज दर जितनी बढ़ रही है उतनी सेविंग घट जाएगी। ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5%, हमें पता है 37.5 होता है 3/8, 12 36 और 1.5 37.5, आधार में 45.45, तो ये देखो 9.09 का बनता है ना, 1/5/11 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1/11 होता है 9.09 और 9 पंजे 45, तो 45.45, तो ये 5/11। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। बात को समझो, अभी अभी क्या पढ़ा था हमने, ये 8 से हो गया 11, 8 और 3 11, और ये हो गया 11 से कितना 16, तो ये 11 से 11 कट गया, 8 पहले था, अब कितना हुआ है 16, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, पहले 1 था और अब 2 हो गया, कितनी परसेंट बढ़ोतरी हुई? पूरी 100%। कर लोगे? देखो अगला क्वेश्चन देखो, कोई वर्ग है, वर्ग का एरिया हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होती है। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाए, 45% का मतलब क्या हो गया, 5 निम 45, तो 20 पंजे 100, 9/20, मतलब पहले अगर 20 था तो अब हो गया 11। ठीक है, 45% कम हो जाए। एक बात बताओ, उसका क्या नाम है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वैसे तो ए स्क्वायर होता है, बट अगर विकीर्ण के हिसाब से निकाल लें, तो दोनों विकीर्णों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो √2 होता है, √2a गुणा में √2a, तो क्या होता है 1/2 गुणा में विकीर्ण का स्क्वायर, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे। पहले पहले 20/11 एक विकीर्ण में कमी हुई, दूसरे विकीर्ण में भी कमी होगी 20/11, तो टोटल कितना हो गया, पहले था 400, अब हो गया 121, तो कितनी कमी हुई, 400 में से 121 माइनस होगा, कितनी कमी होगी? तो सीधी सी बात है, इसमें से 400 में से 121 माइनस कर लो, तो 279 अपॉन 400 गुणा में 100, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 69.75।
59 वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि हुई ना, तो एरिया में कितना होगा? देखो इस क्वेश्चन का दो तरीके हैं। अगर एक बात बताओ, ये तुम्हें वो देखा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे जब जब समझ में आएगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अगर मान लो पहला इंटरेस्ट ए, पहली साल ए है, दूसरी साल बी है, तो टोटल हो जाएगा ए प्लस बी इंटरेस्ट। ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगर पहली साल अगर ए परसेंट है और दूसरी साल अगर बी परसेंट है, तो ए प्लस बी प्लस इस ए पे भी लगेगा, तो ए बी अपॉन 100। ठीक है। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे, तो इसको इस तरीके से करना, इस तरीके से कर लो, और सिंपल करना है सिंपल कर लो। सिंपल कैसे हो जाएगा? 22% है, तो 22% की वैल्यू हो जाएगी 11/50। कितनी? 11/50। मतलब पहले 50 थी, अब वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 61 हो गई। दोबारा 50 थी, 61 हो गई। इनको गुणा कर लो, 2500। और यहाँ से कितना गुणा करोगे? एक, और 6×6 = 12, 3721, ये 2500। ठीक है। इसमें से माइनस करके निकाल लोगे। बट इसको सिंपल करना हो तो कैसे करोगे? 22 + 22 × 22 बटे में 100। यहाँ से आ जाएगा 44, और यहाँ से इसका 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484/100, तो ये कितना? 48.84। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सीधा मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा ये। अगर दो चीजें एरिया में ट्राइंगल के एरिया में भी लग सकता है ये फॉर्मूला। ये ठीक है। अब इसके दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, ये कर लेते हैं। हमारा एक पहली यूनिट पूरी हो जाएगी आज। चैप्टर मतलब इसका 4 ही तो है। ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है, 11% बढ़ जाती है, तो टोटल देखो, अगर कभी भी एक चीज बढ़े और एक घटे, एरिया अगर ट्राइंगल का और क्या नाम है वर्ग का और आयत का या समचतुर्भुज का किसी का भी एरिया पूछे, और एक चीज बढ़े और एक घटे, तो क्या करना है? सीधा सीधी बात है, पहले 11 जोड़ दो, फिर 11 घटा दो, प्लस 11 गुणा में -11/100। मतलब हमेशा ये तो जीरो हो जाएगा, हमेशा घटेगा, और घटे कितने का? 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121/100 मतलब 1.2% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। एक आयताकार डिब्बे की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया जाएगा कि इसकी लंबाई 30% बढ़ जाए, चौड़ाई 20% कम हो जाए। कर लो इसको। वही है, सेम क्वेश्चन है। 30% बढ़ा देना पहले। 30% का मतलब होता है 3/10, तो 10 से कर देना 13। 20% कम मतलब 1/5, पहले 5 थी तो अब 4 हो गया। 10×5 = 50, और 13×4 = 52, 26, और ये 25। अब इस हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया जाता है कि अम, कम हो गई, क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि हुई। देखो वृद्धि, हमारा पहले जो एरिया था वो 25 था, अब एरिया 26 है, तो वृद्धि कितनी हुई है? एक की वृद्धि हुई नहीं हुई? पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 सेंटीमीटर की दे रखी थी, तो 100 से गुणा कर दो। तो अब लास्ट में इसने क्या पूछा है कि डिब्बे का नया क्षेत्रफल, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो 26 का, तो नया तो यही तो होगा, तो 2600 आ जाएगा। ठीक है। हाँ। अब घनाभ देखो, घनाभ में क्या होता है? घनाभ वाला कर लोगे? ये घनाभ में अगर लंबाई इतनी है 63.63% बढ़ जाती है, चौड़ाई 41 सहित 2/3 कम हो जाती है, तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत बदले कि आयतन स्थिर रहे? पहली बात सुनो मेरी,
हमें पता है कि जो वॉल्यूम जो होता है वो होता है LBH। ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, तो ये घटेगी नहीं घटेगी अगर वॉल्यूम सेम है तो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पहले 63.63 कितना होता है? 7/9 होता नहीं होता? 7/11 होता नहीं होता? 7/11, क्योंकि 1/11 होता है 9.09। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.63 आएगा। ठीक है, ये बड़ा है। अगला क्या है? चौड़ाई 41/2, 41 सही 2/3। हमने एक पढ़ा था कि 8 सही 1/3 होता है 1/12। 8 पंजे 40 और 5 कम 5, तो एक इस साइड आ जाएगा तो 41 बन जाएगा और 2 बचेगा वो, या मतलब 5/12 की वैल्यू होती है 41 सही 2/3। 5/12 की वैल्यू होती है, बट ये कम हो रही है। इतनी इतनी बात समझ में आ गई? ये कम हो रही है। 11 से तो हो रही है 18, और जो ये 12 है इससे 5 कम हो रही है तो हो रही है 7। अब देखो, इसको काटो, जितना कटे 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, तो 11 दूनी 22 और 7 तिये 21। तो बात ये है, मान लो ये जो हाइट जो थी ना, हाइट पहले अगर 22 थी तो अब हाइट हो रही है 21, तो कमी कितनी की आ रही है हाइट में? देखो एक बात ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम में चेंज पूछता, अगर वॉल्यूम में चेंज पूछता तो ये पहले वॉल्यूम इतना था, मतलब इतना गुणा आ रहा था, अब आ रहा है इतना, तो वॉल्यूम में चेंज आता तो 1/22 करते हम। बट चेंज पूछा है हाइट में, तो हाइट के लिए हम 1/21 ही करेंगे। ठीक है, हाइट में चेंज कितना है? अब 21 से हाइट आ रही है, क्यों आ रही है बताऊं? देखो मैं समझो मेरी बात को, ये क्या होता है, देखो समझो बात को, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। 11, अगर कोई फॉर्मूला ऐसा हो ना, देखो वॉल्यूम बराबर L गुणा में B गुणा में H। ठीक है, अगर L1 से L2 हो रहा है, B1 से B2 हो रहा है, और हमें H1 अगर नहीं पता ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये दोनों आपस में गुणा होती हैं और ये इसके साथ में गुणा होती है। मतलब अगर बराबर जब ये आएंगी, ये L1 गुणा में B1 गुणा में H2 होगा, ये इसके साथ ये दोनों आपस में गुणा होती हैं। ये मतलब हाइट, जो पहले हाइट कितनी थी? H2 थी, और अब हाइट कितनी है? H1। हाइट के लिए तो होता है ये सिस्टम, और वॉल्यूम के लिए होता है ना, तो वॉल्यूम के लिए क्या बनता? वॉल्यूम के लिए सीधा L से L1 से L2, B से मान लो B1 और H से H1, तो वॉल्यूम जो सीधा है तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर वॉल्यूम के लिए पूछता तो चेंज होता इसमें से, या पहले 22 थी और ये मान लो 21 थी, तो आता चेंज कितना आता? 1 का चेंज आ रहा है, और कितने पे आ रहा है? 22 पे आ रहा है। बट बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा, हमें दे रखा था L1 और B1, ना L1 L2, B1 और B2 और H1 और H2। तो ये जो H2 थी ना, H2, ये हाइट थी पहले की, और ये H1 है, ये बाद की हाइट है। तो हमारा आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 22 आया था हाइट, और ये आई थी 21। तो हमारी हाइट में चेंज कितना हुआ? 1 का चेंज हुआ है, और पहले हाइट कितनी थी? 21 थी, तो अब नीचे 21 आएगा, न कि 22। ये बात ध्यान रखना। तीन तीन वाले केस में अगर हमें नीचे अगर करना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/21 आएगा, और 1/21 की वैल्यू होती है 4.76। तो आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है इतनी बात, या दोबारा समझाऊं इसको?
क्वेश्चन आएंगे इस पे एल तीन वालों में। समझ में आया ये वाला? हाँ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। 120% की वैल्यू कितनी होती है? 6/5 होती नहीं होती? ठीक है, तो मतलब त्रिज्या आर होती है। आर पहले कितना था? 5 था, अब हो गया 11। ठीक है, और ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है, मतलब 40% मतलब 2/5। अगर हाइट पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो इसके आयतन में वृद्धि पूछी है। तो हमें पता है कि जो सिलेंडर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है V इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई में तो कोई चेंज नहीं है, तो इसकी तो हमें कोई जरूरत है नहीं। चेंज हो रहा है आर में और एच में। एच का चेंज हमें दे रखा है, बट हमें आर स्क्वायर का चेंज नहीं दे रखा। अगर आर में चेंज 5/11 है तो आर स्क्वायर का रेंज कितना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 25 गुणा में 121। तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? 25 पंजे 125, और 121 गुणा में 3 मतलब 363। ठीक है, तो चेंज पूछा है, आयतन में वृद्धि पूछी है, तो वृद्धि निकाल लो। वृद्धि कितनी हो गई? इसमें से माइनस कर दो और अपॉन में 125 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? कर लोगे इसको? इसमें से माइनस कर लेना। 363 में से 125 माइनस करके 125 से डिवाइड कर दियो, तो गुणा में 100 कर दियो। एक तरीका तो ये है, या फिर एक काम करना, थोड़ा आसान बनाना है तो एक काम करना, मैंने 125 से मुझे पता है इसको मैं 100 बना सकता हूँ। 125 को 100 कैसे बनाऊंगा भाई मैं? 0.8 से मल्टीप्लाई करके ये 100 बन जाएगा। तो इसको भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 दिए 24, और मतलब 8 से 24, 2 8 से 48 50, 5 8 से 24 और 5 29, 290.4। पहले 100 था, अब हो रहा 290.4। कितनी बढ़ोतरी हो गई? 190.4 की। 190.4 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब ये एक क्वेश्चन और समझ लो, 64 वाला लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये समझ लो। एक दो क्वेश्चन बचे वो खुद कर लेना, आज हमारी ये शीट कंप्लीट हो जाएगी। एक स्पेयर है, उसका वॉल्यूम देखो। स्पेयर के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। आवाज बहुत कट रही है फिर से। देखो लास्ट क्वेश्चन है, आराम से बताता हूँ, आवाज कटे तो समझिए कोई बात नहीं। जो वॉल्यूम जो है स्पेयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इज इंक्रीज्ड बाई 119%। मतलब कि वॉल्यूम अगर पहले 100 था तो अब 119 बढ़ के हो गया 219.7। ठीक है, अब क्या पूछा है? व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड देन फाइंड द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। एक बात बताओ, हमें अगर रेडियस निकालनी है, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पूरा परफेक्ट बनाने के लिए 100 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉइंट हट गया इसका। ठीक है, अगर वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो आर क्यूब का रोल तो है। अगर मैं इसका रूट क्यूब कर लूं तो हमारा आर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो हमें पता है 1000 का तो होता है 10, और 2197 का होता है 13। तो अगर रेडियस पहले 10 थी तो अब 13 हो रही है।
बट हमें पूछा क्या है, चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। 4 पाई कांस्टेंट हटा दो, r के लिए r² करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 13 के लिए हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। पहले 100 था सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया हो रहा है 169। कितना चेंज हुआ है? 69 हुआ, नहीं हुआ? 69%। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सीट 1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 4 सीट है हमारी परसेंटेज की। 4 सीटों होने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो तुम परसेंटेज का कर ना पाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम सबको? सब तो कहो, एक ही है। पता नहीं आजकल बच्चे ऑनलाइन कम देखते हैं, यूट्यूब पे देखने लग गए। कर दो क्लास एंड? क्लास एंड कर दूं क्या? ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आज का हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप जीके की लेंगे थोड़ी देर बाद में। कितना टाइम हो गया ये? 10:07 हो गई ना, बस 10 मिनट बाद ले लेंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। ठीक है, मैं क्लास को इसको एंड कर रहा हूँ।